पिछले 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है। सवाल यह है, आखिर मणिपुर कब तक जलेगा? पिछले 1.5 साल के अंदर 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और 250 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और मणिपुर के अंदर एग्जिस्ट करती एथनिक डाइवर्सिटी इस प्रॉब्लम को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। इस वीडियो के अंदर हम इस जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मणिपुर की आखिर एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे रिजॉल्व करने में नाकाम क्यों है, और क्या इसमें कोई फॉरेन हैंड भी इन्वॉल्व आपको देखने को मिलता है। साथ के साथ हम मणिपुर की जो ट्राइबल डाइवर्सिटी है उसकी एक हिस्ट्री पर भी नजर डालने की कोशिश करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले, मेरा नाम है सुमित त्यागी, वेलकम टू चहल एकेडमी। वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि मई 2023 के अंदर एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है मणिपुर के अंदर, जिसको उम्मीद थी कि शायद ये जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। एक एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट है, लेकिन जिस तरीके से उसने एक वॉयलेंट रूप लिया है, जिस तरीके से ब्लडशेड आपको मणिपुर में होता हुआ दिखा है, उसने बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, नॉट जस्ट फ्रॉम द गवर्नेंस एंगल बट फ्रॉम द इंटरनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट एज वेल। लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। अब इस प्रोटेस्ट की शुरुआत कहां से हुई? इस प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है मई 2023 में, जब ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाली गई। ये किसने ऑर्गेनाइज कराई थी? मार्च ऑर्गेनाइज कराई थी ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने। ये मार्च ऑर्गेनाइज क्यों कराई गई थी? मार्च के अंदर एक मणिपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें यह बोला गया था कि मैती कम्युनिटी को भी, मणिपुर के अंदर जो मोस्ट डोमिनेटिंग कम्युनिटी है जिसे हम मैती कम्युनिटी बोलते हैं, उसको भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल जाए। इससे क्या प्रॉब्लम हुई? इससे जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां आपको कुकी और नागाज रहते हुए दिखते हैं, वहां मैतीज को जमीन खरीदने का अधिकार मिल जाता। और किसी भी तरीके से कुकीज इस बात के लिए तैयार नहीं थे, और उसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने ये मार्च निकाली। ये बोला तो ये गया था कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगी, पीसफुल मार्च होगी, लेकिन इसमें मैतीज को टारगेट किया गया, जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई। और उसके बाद रिटेलिएशन में मैतीज ने भी वायलेंस किया, जिसमें कुकीज को नुकसान झेलना पड़ा। और उसके बाद से वो दिन है और आज का दिन है, मणिपुर में शांति का नामो निशान नहीं है। राइट? प्रॉब्लम क्या है? कैसा डिवीजन है? ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी क्यों? कुकीज को मैतीज का एसटी स्टेटस मिलना इतना ज्यादा खल क्यों रहा था? वो भी विद टाइम इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं यहां की एथनिक डाइवर्सिटी के बारे में बात करूंगा। राइट? आगे बढ़ते हैं। मणिपुर का जो डिवाइड है वो विद टाइम आपको और ज्यादा डीपन होता हुआ दिखा है, और ज्यादा गहरा होता हुआ दिखा है। मतलब आप निष्कर्ष की तरफ तो पहुंच ही नहीं पा रहे। यू आर नॉट इवन एबल टू कम टू द टेबल फॉर रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन तो बाद में होगा, पहले सबको साथ तो बिठाना पड़ेगा ना रिजोल्यूशन के लिए। वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया है अब तक। आप यह समझने की कोशिश करिए कि मणिपुर में दो एस्पेक्ट्स हैं, एक हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सेंटर में है इंफाल वैली। इंफाल वैली में 90% मैतीज रहते हैं, और बाकी जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर आपको कुकीज देखने को मिलते हैं और नागाज देखने को मिलते हैं। अगर ओवरऑल पॉपुलेशन देखी जाए तो मणिपुर में लगभग 60% पॉपुलेशन मैतीज की है, और लगभग 25% पॉपुलेशन कुकीज की है, और 15% पॉपुलेशन नागाज की है, जो ओवरऑल आपको 100% पॉपुलेशन बनाते हुए दिखते हैं। लेकिन अगर पावर डिवीजन देखा जाए तो सबसे ज्यादा समृद्ध कम्युनिटी जो आपको मणिपुर में देखने को मिलती है वो है मैती कम्युनिटी। मतलब 60% पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनके पास, 60% से ज्यादा एजुकेशनल रिप्रेजेंटेशन उनके पास। एजुकेशन में भी आपको सबसे ऊपर आपको मैतीज ही देखने को मिलते हैं। ऐसे में कुकीज के पास जो रिसोर्सेज थी वो थी केवल उनकी हिल्स। और अगर मैतीज को यह भी पावर मिल जाती कि वो हिल्स में जाके भी अपनी जमीन खरीद रहे हैं, तो कुकीज के राइट्स को शायद आप और ज्यादा वायलेट होते हुए दिखते। उनके जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो राइट टू रिसोर्सेज है, उस पर भी आपको एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखता। इस वजह से यह प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हो, जो सेंट्रल वाला रीजन है, जो ऑरेंजिश जोन में आपको देखने को मिल रहा है, दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय मैतीज। जो ब्लूइश रीजन है, दिस इज डोमिनेटेड बाय कुकीज। और ये जो ग्रीनिश रीजन आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज डोमिनेटेड बाय नागाज। राइट? पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव में रीजन कम है, लेकिन सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली एक्टिव और सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली वेल टू डू रीजन जो है वो इंफाल वैली ही है। मणिपुर के अंदर 90% से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको इस इंफाल वैली में होती हुई दिख जाती है। दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय मैतीज, और यही कारण है कि ओवरऑल मणिपुर के सिनेरियो को भी आप मैतीज द्वारा ही डोमिनेट करते हुए दिखते हो। अब ये जो डिवीजन क्रिएट हुआ है,
ये एथनिक लैंडस्केप जो आपको बनता हुआ दिखता है, ये है कि मैतीस कम्युनिटीज कौन है, कुकी कम्युनिटीज कौन है, नागाज कौन है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए मैतीस जो हैं 92% के लगभग मैतीस जो हैं वो हिंदू हैं, राइट। बाकी बचे कुछ जो 8% हैं उसमें से कुछ मुस्लिम्स हैं जिन्हें मैती पंगाल्स बोला जाता है, और कुछ ऐसे हैं जो हिंदू एनिमिज्म को फॉलो करते हैं। एनिमिज्म मतलब जो नेचुरल फोर्सेस को फॉलो करते हैं। सिमिलर सा रिलीजन हमें इंडोनेशिया बाली में भी फॉलो होता हुआ दिख जाता है, जो हिंदुइज्म का एनिमिज्म रूप फॉलो कर रहा है। तो आसान भाषा में 92% हिंदूज हैं, बाकी बचे कुछ 8% या तो एनिमिज्म को फॉलो कर रहे हैं या फिर मुस्लिम्स को फॉलो कर रहे हैं, जिसे हम मैतीस पंगाल्स बोलते हैं। पास्ट में आपको मैतीस हिंदूज और मैतीस मुस्लिम्स के बीच में भी कंफ्लिक्ट देखने को मिला है। इसके अलावा हमारे पास जो पूरी तरीके से हिल रीजन को कवर करते हुए दिखते हैं वो है कुकीज और नागाज। ये मेजोरिटी ऑफ देम आर क्रिश्चियंस। कुकी कम्युनिटी में 90% से ज्यादा लोग क्रिश्चियंस हैं, नागा कम्युनिटी के अंदर 90% से ज्यादा लोग क्रिश्चियंस हैं। तो एक रिलीजियस डिवाइड भी है, एक ज्योग्राफिकल डिवाइड भी है और एक एथनिक डिवाइड भी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स होती हुई दिख जाती है। अगर देखा जाए मैतीस पूरी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया डोमिनेट कर रहे हैं, ऑल्दो जो रीजन उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है वो कम है बाय स्पेस, बाय एरिया। लेकिन अगर उसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस देखी जाए, अगर उस रीजन की सिग्निफिकेंस देखी जाए, तो सबसे ज्यादा मणिपुर का इंपॉर्टेंट रीजन वही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखा जाए कुकी और नागा डायनेमिक्स का, देखो कुकीज जो हैं जनरली माना जाता है कि मणिपुर से ओरिजिनली बिलोंग नहीं करते। ये म्यांमार से माइग्रेट करके मणिपुर में आके सेटल डाउन हुए थे। क्यों सेटल डाउन हुए थे? पास्ट में नागाज के बीच में एक बफर बनाने के लिए, जो हिल में नागाज रह रहे थे उनके और इंफाल वैली में जो मैतीस हैं उनके बीच में बफर बनाने के लिए पास्ट में मैतीस किंग्स ने कुकीज को सेटल डाउन किया, जिससे नागाज और मैतीस के बीच में डायरेक्ट कंफ्लिक्ट कभी हो ही ना। और कुकीज जो है वो एक बफर का काम करते थे बिटवीन नागा ट्राइब एंड मैतीस। ऐसे में कुकीज जो हैं उन्हें भी हिल ट्राइब्स में सेटल डाउन किया गया, उसके बाद से वो वहीं बसे हुए हैं। पास्ट में आपने कुकीज और नागाज की भी कंफ्लिक्ट देखी है हिल में अपनी राइट्स को लेकर। फॉर एग्जाम्पल 1993 के अंदर आपको नागा कुकी वायलेंस देखने को मिला था, जिसमें बहुत सारी कुकी डेथ्स आपको देखने को मिली थी। लेकिन आज की डेट में जब यह कंफ्लिक्ट चलती हुई दिखती है बिटवीन मैतीज एंड कुकीज, तब नागाज आपको कुकीज के साथ खड़े हुए दिखते हैं। मतलब जब वो प्लेन कम्युनिटी की बात आती है, प्लेन बेसिकली सेटल्ड कम्युनिटी की बात आती है, मैतीस की बात आती है, तो नागा कुकीज अपनी पास्ट की कंफ्लिक्ट को भूलकर साथ खड़े हुए दिखते हैं, जो खुद में एक आश्चर्यजनक बात तो मैं डेफिनेटली नहीं कहूंगा, लेकिन सर्टेनली हिल ट्राइब्स के राइट्स को सिक्योर करने के लिए दैट इज मोर कन्वीनियंट एस्पेक्ट फॉर नागाज एज वेल एज फॉर द कुकीज, क्योंकि उनका फिलहाल फोकस यह है कि किसी भी तरीके से हिल ट्राइब्स में आपको नागाज आते हुए या फिर कुकीज आते हुए, सॉरी हिल डिस्ट्रिक्ट में आपको मैतीस आते हुए ना दिखें। अब ये नागाज और कुकीज की लड़ाई किस बात की है? जब पास्ट में मैतीस किंग ने कुकीज को वो हिल डिस्ट्रिक्ट दी थी, और आजादी के बाद जब नागालैंड ने ग्रेटर नागालिम की डिमांड करनी शुरू करी कि नागालैंड एक लार्जर एरिया है जिसको कट कर दिया गया है इन दी डिस्ट्रिक्ट, इन दी स्टेट्स ऑफ मणिपुर, इन दी कंट्री ऑफ म्यांमार, इन अरुणाचल प्रदेश एंड इन आसाम, तो उनका मानना था कि जितना एरिया हमें नागालैंड में प्रोवाइड किया गया है दैट इज नॉट जस्ट नागालैंड, जहां जहां भी नागा ट्राइब आपको देखने को मिल रही है वो सारा एरिया उनका होना चाहिए। तो नागाज का यह कहना था कि जिन हिल डिस्ट्रिक्ट्स को मैतीस किंग ने कुकीज को दे दिया था, ये ओरिजिनली नागाज को बिलोंग करती हैं, जिसकी वजह से आपको नागा कुकी कंफ्लिक्ट भी देखने को मिली थी 1993 में, जैसा मैंने आपको बताया। अब आप समझ पा रहे हैं कि ये जो एथनिक डिवाइड है मणिपुर के अंदर, ये कितना ज्यादा डीप है। कुकीज नागा से लड़ रहे हैं, कुकीज मैतीस से लड़ रहे हैं, नागा मैतीस से लड़ रहे हैं, और जब मैतीस से लड़ने की बात आती है तो नागा कुकीज साथ आते हुए भी दिख रहे हैं, जबकि ओरिजिनली कुकीज वर मेंट टू क्रिएट अ बफर बिटवीन मैतीस एंड नागाज। तो थोड़ा सा आपको जो सिचुएशन है, जो इक्वेशन है, वो आपको बदलती हुई दिखती है मणिपुर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मई 2023 से जब से कंफ्लिक्ट स्टार्ट हुई है, लगभग 60,000 लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं अपनी जगह, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है। ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसके लिए सरकार अभी कोई बहुत कड़े कदम ले नहीं पाई है, उसकी रिजोल्यूशन की तरफ मूव कर नहीं पाई है। साथ के साथ 250 से ज्यादा लोग आपको अपनी जान गंवाते हुए दिख जाते हैं विद इन एन इंडियन स्टेट। जब हम अपने आप को एक हेल्दी डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि राइट टू लाइफ को सेफगार्ड करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी अकाउंटेबिलिटी को आप साइडलाइन नहीं कर सकते। मल्टीपल टाइम्स आपने न्यूज में सवाल सुने होंगे कि यार तुम्हारा एक स्टेट मणिपुर पूरी तरीके से चल रहा है, अब तक पीएम का एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं आया, राइट?
क्या पीएम मणिपुर को इंपॉर्टेंट नहीं मानते? इस वजह से सवाल खड़े होते हैं कि अगर सिमिलर चीज उत्तर प्रदेश में चल रही होती या सिमिलर चीज बिहार या महाराष्ट्र में चल रही होती तो भी क्या गवर्नमेंट का ऐसा ही एटीट्यूड रहता? सी, यहां आ जाती है बात पॉलिटिकल रेलेवेंस की। मणिपुर में कितनी सीटें लोकसभा की, उसकी पॉलिटिकल रेलेवेंस उतनी ज्यादा नहीं है, और यहां पॉलिटिकल कन्वीनियंस भी शायद एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मणिपुर आज भी शांत देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं तो आप 1.5 साल नहीं लगाते वहां सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करने में। इवेंचुअली फाइनली जो बीरेन सिंह है मणिपुर के सीएम, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था अपना, जो काफी पहले दे देना चाहिए था, क्योंकि इवेंचुअली ये होना था। आप रिजोल्यूशन की तरफ अगर आपको मूव करना था तो जो मेजर कांटा बना हुआ है उसके अंदर वो सीएम भी थे, उनके स्टेटमेंट भी कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से पीस मेंटेन नहीं हो पा रहा था। कुकीज जो हैं उन्होंने हथियार उठा लिए हैं, उनको फॉरेन फंडिंग भी आ रही है। मैंने आपको जैसा बताया, नागाज और कुकीज जो हैं वो क्रिश्चियन रिलीजन से मेजोरिटी बिलोंग कर रहे हैं, तो यहां मिशनरी एक्टिविटीज से जो पैसा आ रहा है कुकीज और नागाज को सपोर्ट करने के लिए, वो एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू क्रिएट करता है। साथ के साथ आपको हिल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग के भी इशू देखने को मिलते हैं, नार्को टेररिज्म के भी इशू देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुकी हिल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मल्टीपल ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां आप ओपियम कल्टीवेशन कर रहे हो, जहां आप ऐसे पदार्थों को प्रोड्यूस कर रहे हो जो इलीगल हैं, जो नेशनल बेसिकली हम बात करते हैं जब नार्कोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल की, एनबीसी की, तो उनके हिसाब से वहां ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर नार्को टेररिज्म भी चलता हुआ दिखता है, जो खुद में भी एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देता है नॉर्थ ईस्ट में स्टेबिलिटी के लिए। और साथ के साथ जब आपको पता है कि आईएसआई पूरी तरीके से मेहनत कर रही है हमारे चिकन स्नैक कॉरिडोर को कट करने के लिए, हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट करने के लिए, तो बहुत बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता है इस चीज का। इसलिए मणिपुर में शांति बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस जा चुकी हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लेने पड़ेंगे। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में ऐसी प्रॉब्लम्स पहले भी हुई हैं, सरकार ने उन्हें पहले भी सॉल्व किया है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सेंसिबली, प्रैग्मेटिज्म के साथ आपको रिजोल्यूशन की तरफ मूव करने की जरूरत है। जिस तरीके से यहां डिस्प्लेसमेंट भी होता हुआ दिखा है, ये सीधे सीधे एक बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात करता है। रिसेंटली आपने अभी भी देखा कि प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू हो रही हैं मणिपुर के अंदर। वुमेन्स ने जो है वो वाइटल हाईवेज ब्लॉक कर दिए हैं कॉज ऑफ द डेथ ऑफ कुकी कम्युनिटी। एक इंसान की आप वहां डेथ हो चुकी है, और ये स्पेसिफिकली जो जहां से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई थी उस डिस्ट्रिक्ट का नाम था चूरा चंदपुर, और यहां आपको वापस से प्रोटेस्ट होती हुई दिख रही है। साथ के साथ कांगपोकपी में भी आपको ये प्रोटेस्ट होती हुई कंटिन्यू होती हुई दिखती है, जो ये दर्शाता है कि मणिपुर अभी शांति की तरफ नहीं जा रहा है, ऑल्दो वहां आपको सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय होती हुई दिख चुकी हैं। फाइनली देर आए दुरुस्त आए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज की अहमियत समझी, इस चीज की इंपॉर्टेंस समझी, और वहां पे स्पेसिफिकली आपको स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको डिप्लॉय होती हुई दिखती हैं। एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस भेज दी गई हैं। डिसाइसिव एक्शन लेने की तैयारी की जा चुकी है अगेंस्ट दोस्त जो भी वायलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ के साथ यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसे काफी ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट। और यह भी आप समझने की कोशिश करिए कि एफपा को भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वापस रीइंपोज कर दिया गया है, जबकि मणिपुर से एफपा वापस हटा दिया गया था। आज की डेट में मणिपुर में वापस, फॉर एग्जांपल इन द डिस्ट्रिक्ट लाइक जिरीबम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको वापस एफपा लगता हुआ दिख जाता है, जो एक्यूटनेस बताता है सिचुएशन की, और यह बताता है कि कितना ज्यादा जरूरी है गवर्नमेंट के लिए इस चीज को टैकल करना, इस चीज को सॉल्व करना। आई गेस जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, तो मणिपुर का आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि मणिपुर में कंफ्लिक्ट क्यों चल रही है, एथनिक डिवाइड्स क्या हैं, कंफ्लिक्ट क्यों स्टार्ट हुई थी, वो जो रिजर्वेशन था और उसे वापस लिया जा चुका है। फॉर एग्जांपल, ये मैं बताना शायद आपको भूल गया, वो जो रिजर्वेशन वाला पॉइंट था कि आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे माइतीस को इन द डिस्ट्रिक्ट्स, उसको कैंसल आउट कर दिया गया। माइतीस को अब एसटी स्टेटस नहीं मिल रहा है, तो ये प्रोटेस्ट वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। अब ये प्रोटेस्ट जो कंटिन्यू हो रही है, डेफिनेटली ये दर्शाता है कि इसमें कहीं ना कहीं आपको फॉरेन हैंड भी देखने को मिल रहा है, जो इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जा सके, जिससे कहीं भी आपको फॉल्ट लाइंस देखने को मिलेंगी। वहां थोड़ा टाइम पहले आपको यह भी न्यूज आई थी कि जो 6 फॉर जस्टिस फाउंडेशन है, जो यूएस के अंदर खालिस्तानी एजेंसी या एजेंडा चलाती है, उसका भी हाथ आपको यहां देखने को मिल रहा है। आईएसआई आपको कंप्लीटली इन्वॉल्व देखने को मिल जाती है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे यूएस भी आपको मणिपुर के अंदर इंटरफेयर करता हुआ दिखा था, वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसी से हमें ये खबरें आती हुई दिखी थी। तो प्रॉब्लम जो है वो केवल इंटरनल नहीं बची है, इसमें आपको इंटरनेशनल हैंड भी देखने को मिल रहा है। तो बड़ा कॉशियसली, बड़ा प्रिकॉरियसली आपको एक प्रिकॉरियस अप्रोच अपनानी चाहिए, एक टाइट रोप पे चलने की जरूरत है, थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाने की जरूरत है, किसी भी तरीके से इस वायलेंस को भी रोकने की जरूरत है। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। मिलता हूं आपको एक और वीडियो के साथ विद एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।